हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं और ये खासकर हमारे यूपीएससी 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शंस जो होते हैं उसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन सुबह 7 बजे स्ट्रीमिंग के माध्यम से मेरे यूट्यूब चैनल विजडम हब स्टडी पर उपलब्ध करा दी जाती है। ये जो वीडियोज़ है आप लोगों को यूपीएससी के अलावा CDS, आरआरबी, रेलवे, IBPS, MPPSC, स्टेट PSC, MPPSC, CGL, इन सभी एग्ज़ाम में ये ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस आप लोगों को पसंद तो आएगा, साथ में इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर का सीरीज़। देखिए, कल जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उसमें बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने जवाब दिया है, तो मुझे अच्छा लगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग मुझे जवाब देते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए, जो ये क्वेश्चंस था उनका हम फिर से वेरीफाई कर लेते हैं आंसर्स को। तो DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1958 में DRDO की स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाए आपसे कि इस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये जो बनाया गया था DRDO, इसकी स्थापना सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना थी उसके में इसका निर्माण किया गया था। इसके बाद DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो G सतीश रेड्डी DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ICMR की स्थापना कब की गई थी? तो 1911 में ICMR की स्थापना की गई थी। और आपको ये भी याद रखना है कि 1911 में ही भारत की राजधानी कोलकाता से बदल करके दिल्ली कर दिया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, RT-PCR का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, इसका पूरा नाम है। और CGTMSE योजना का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है यहाँ पर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, इसका पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा यहाँ पर पाइथन 5 मिसाइल सिस्टम। दूसरा टॉपिक रहेगा यहाँ पर MACS 1407, सोयाबीन की एक प्रकार की बीजों की किस्म है ये। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष। तो ये क्या होता है, इनके बारे में हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, पाइथन 5 मिसाइल सिस्टम। ये क्या है? देखिए, हाल ही में इसका एक सफल परीक्षण किया गया और परीक्षण करके इसको भारत की जो कॉम्बैट डिफेंस सिस्टम है इसमें इसको लेकर के आया गया है। तो जो पाइथन 5 मिसाइल सिस्टम है यह इजराइल के द्वारा निर्मित एक डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो कि एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसे हम AAM कहते हैं। ये एक प्रकार की फायरिंग प्रणाली है जो कि भारत में के स्वदेशी जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस प्लेन है, जो एयरक्राफ्ट है उसमें इसको शामिल किया जाएगा। जो तेजस प्लेन रहेगा उसमें इसको इनबिल्ड किया जाएगा और उसके माध्यम से जो भी हमारे दुश्मन के जो गतिविधियां होंगी उसको निस्ते नाबूद किया जाएगा इसके माध्यम से। इसमें देखिए, ये जो मिसाइल सिस्टम है इसके परीक्षणों का उद्देश्य जो था ये था कि किस प्रकार से इसको भारत द्वारा निर्मित तेजस जो एयरक्राफ्ट है उसमें इसको शामिल किया जाए। तो उससे संबंधित क्या था यहाँ पर कि डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम की जो ताकत है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इसका एक तरीके से लक्ष्य था। और इसका जो टेस्टिंग है वो किसके द्वारा किया गया है यदि पूछा जाए आपसे, तो इसका जो टेस्टिंग है वो DRDO के द्वारा किया गया, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है, अब देखिए, ये जो पाइथन 5 मिसाइल सिस्टम है इसके क्या और विशेषताएं हैं? तो पहली बात तो ये याद रखना है, यदि आपसे पूछा जाए कि यह किस देश के द्वारा निर्मित है तो यह इजराइल के द्वारा निर्मित है और इजराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पर राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम। आपको राफेल से कंफ्यूज नहीं होना है कि फ्रांस की है। ठीक है, फिर से नाम एक बार सुनिए, राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम इसका नाम है जिस कंपनी ने इसको निर्मित किया है। और यह पाइथन परिवार का अभी तक का सबसे नवीनतम डिफेंस संस्करण है ये मिसाइल का। यह 5वीं पीढ़ी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है। पायलट को दुश्मन के विमान से चारों तरफ से घेरने की सुविधा प्रदान करती है ये मिसाइल। यह मिसाइल दुश्मन के विमानों को बहुत दूरी, मतलब बहुत कम दूरी से लेकर के बहुत अधिक दूरी तक, मतलब एक तरीके से बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब अगर इसको ना दिखाई दे उसके बाद भी यह एक तरीके से परिकल्पित करके रेंज बना करके लक्ष्य साधने में सक्षम है ये। और दुश्मन का जो भी सिस्टम रहेगा, मिसाइल सिस्टम, उसको निस्ते नाबूद करने में पूरी तरह से ये सक्षम है।
यह एक दोहरी उपयोग वाली मिसाइल है जो कि हवा से हवा में तथा साथ ही सतह से हवा में भी मार करने में सक्षम है। यह मिसाइल एक ठोस प्रणोदक रॉकेट इंजन वाली है जो कि इसे मैक 4 गति जो है उस वहाँ तक प्रोवाइड कराती है, मतलब 20 किलोमीटर से अधिक दूरी की मारक क्षमता प्रदान करती है। यह लॉक ऑन बिफोर और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च प्रणालियों वाली क्षमताओं से ये लेस है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमने दो टर्मिनोलॉजी सुना है, एक तो लाइट कॉम्बैट एयर तेजस। देखिए यहाँ पे जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, ये तेजस एकल इंजन युक्त हल्के वजन वाला अत्यधिक फुर्तीला मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर है। तो पहली बात तो ये है कि इसमें बस एक इंजन है, इसका वेट जो है बहुत ही कम है और अच्छे तरीके से सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है। ये पूरी तरीके से भारत के द्वारा निर्मित है। इसको बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हम HAL कहते हैं, द्वारा निर्मित किया गया है और इसे भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए वैमानिकी विकास एजेंसी, जिसे हम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी कहते हैं, के द्वारा डिजाइन किया गया है। यह हवा से हवा, हवा से सतह और सटीक निर्देशित हथियारों की एक रेंज को ले जाने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो दो टर्मिनोलॉजीज यूज़ किए थे, बियॉन्ड विजुअल रेंज, एयर टू एयर मिसाइल, ये क्या होता है इसको समझते हैं आप। तो देखिए यह एक हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल सिस्टम है जो कि 37 किलोमीटर या उससे अधिक की रेंज में मार करने में सक्षम होती है। इस सीमा को बूस्टर रॉकेट मोटर और रैमजेट सस्टेर मोटर का उपयोग करके हासिल किया जाता है। यह मिसाइल इस रेंज में अपने लक्ष्य को ट्रैक करने या उड़ते लक्ष्य को टारगेट करने में भी सक्षम है। यह तकनीक लड़ाकू पायलटों को दुश्मन के ठिकानों को दृश्य क्षमता से परे सटीक रूप से शूट करने में सक्षम बनाती है। इस तकनीक का उपयोग अस्त्र मिसाइल में किया गया है। ये अस्त्र भी एक टाइप का मिसाइल है, जैसे कि पाइथन 5 एक मिसाइल है, तो अस्त्र मिसाइल है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा यहाँ पर कि आप अस्त्र मिसाइल के बारे में कुछ पढ़िए और कमेंट सेक्शन में उसका थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करिए। बाकी के अन्य लेक्चर्स में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पर MACS 1407। ये एक सोयाबीन की किस्म है, वैरायटी ऑफ सोयाबीन से ये। तो ये चर्चा में क्यों है, पहले तो ये समझना होगा हमें। तो हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक सोयाबीन की एक नई किस्म को बनाया है जेनेटिक के माध्यम से। तो देखिए ये जो बीज का किस्म है, ये इसमें कीट प्रतिरोधी क्षमता का अधिक विकास किया गया है ताकि इसमें कीट कम लगे इसके फसल में। और इसका जो नाम दिया गया है इस फसल का, ये बीज का, वो दिया गया MACS 1407। सोयाबीन की इस किस्म को यहाँ पर आप देखेंगे तो MACS अगरकर अनुसंधान संस्थान जो कि पुणे में स्थित है तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्चेस, नई दिल्ली में जो स्थित है, इन दो संस्थाओं ने मिलकर के इसका निर्माण किया है। इसके बाद MACS 1407 की यदि अगर हम और विशेषताओं की बात करें तो यह एक पारंपरिक क्रॉस ब्रीडिंग है। तकनीक का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने यह बीज का निर्माण किया है जो कि प्रति हेक्टेयर 39 क्विंटल की उपज देगी। ये जो फसल है, ये जो बीज है, 1 हेक्टेयर में अगर हम देखें तो यहाँ पर 39 क्विंटल की उपज देने में सक्षम है ये, जो कि इसे अधिक उपज देने वाली किस्म को बनाता है ये। इस किस्म को 50% फ्लावरिंग हेतु औसतन 43 दिन की आवश्यकता होती है। मतलब 50% इसमें फ्लावरिंग जो होता है 43 डेज में कंप्लीट हो जाता है। और बुआई जिस दिन इस फसल को बोया गया है उस बुआई के दिन से लेकर के इसको परिपक्व होने में 104 दिनों का समय लगता है इस फसल को कंप्लीट होने में। इसमें सफ़ेद रंग के फूल, पीले रंग के बीज और काले रंग का हिलम होता है। इसके बीजों में 19.81% तेल और 41% प्रोटीन की मात्रा होती है। साथ ही इनमें बेहतर रोगाणु क्षमता भी होता है। इसके पौधे का तना मोटा होता है, लगभग जो कि 7 सेंटीमीटर के आसपास का होता है। इसकी फलियां बिखरती नहीं हैं। इसके बाद इसलिए यह यांत्रिक विधि से कटाई हेतु बहुत ही अच्छे तरीके से उपयुक्त है। मतलब इसको हम देखें तो थ्रेशर के द्वारा, हार्वेस्टर के द्वारा अच्छे से इसको काटा जा सकता है। यह पूर्वोत्तर भारत की वर्षा आधारित परिस्थितियों के अनुकूल भी है ये। तो इस पूर्वोत्तर की अगर हम बात करें तो आसाम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसके बीज का उपयोग करके फसल उगाई जा सकती है। फिर अगर यहाँ पर देखें तो सोयाबीन की यह किस्म जो है गर्डल बीटल, लीफ माइनर, लीफ रोलर,
स्टेम फ्लाई, एपिडस, वाइट फ्लाई और डिफोलिएटर जिससे प्रमुख कीट पतंगों के प्रति भी इसमें अच्छी खासी प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिससे फसल को बचाए रखती है। इसके लिए ये जो बीज है, इस बीज का उपयोग 2022 के खरीफ के मौसम में करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा किसानों के लिए। तो 2022 की यह किस्म है, यह बिना किसी उपज हानि के 20 जून से 5 जुलाई के दौरान बुआई के लिए ये अत्यधिक अनुकूल है। मतलब ये जो फसल है इसको 20 जून से लेकर के 5 जुलाई के मध्य इसको बोया जाए तो ये एक अच्छे खासे मात्रा में फसल देने में सक्षम है ये। और ये जो बीज है इसके क्या क्या महत्व हैं, तो देखिए वर्ष 2019 में भारत द्वारा लगभग 90 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन किया गया और भारत सोयाबीन के विश्व के प्रमुख उत्पादक देशों में से एक है। और भारत में जो सोयाबीन की उत्पादकता है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो भारत में इसका उत्पादन व्यापक रूप से तेल के बीज के साथ साथ पशु आहार और कई पैकेज्ड भोजन में प्रोटीन के स्रोत के रूप में किया जाता है। जैसा कि हमने देखा कि इसमें प्रोटीन जो होता है वो लगभग 41% पाया जाता है, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। सोयाबीन की उच्च पैदावार तथा रोग प्रतिरोधी किस्में इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ फसलों के नाम के बारे में जिक्र किया, जैसे खरीफ की फसल। तो अब हम इनको समझ लेते हैं, खरीफ, इसके बाद रबी और जायद की फसलें क्या होती हैं। तो खरीफ की फसल की अगर हम बात करें तो इसके तहत फसलें जून जुलाई में बोई जाती है जब बरसात का मौसम होता है, और सितंबर अक्टूबर के आसपास इसको काट ली जाती है। इन फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि बोई जाती है। राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर ये बोई जाती है, तो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, यहाँ पर ये फसलें बोई जाती हैं। रबी की फसल की अगर हम बात करें तो रबी के मौसम में जो फसलें बोई जाती हैं तो ये बेसिकली अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है फसल, और अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। इन फसलों में गेहूँ, मटर, चना और सरसों आदि को बोया जाता है। राज्यों की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये फसलें बोई जाती हैं। जायद की फसलें अगर हम बात करें तो ये खरीफ और रबी के मध्य का जो सीज़न होता है, जो गर्मियों का होता है, वहाँ पर ये फसलें बोई जाती है। और गर्मी के महीने में एक छोटा सा बहुत समय ड्यूरेशन होता है, इसमें ये बोई जाती है। तो इस समय बेसिकली बहुत अधिक मात्रा में जो कच्चे सब्जियां होती हैं, उन सब्जियों में वे सब्जियां होती हैं जिन्हें हम आराम से खा सकते हैं बिना किसी सब्जी बनाए टाइप वाले में। तो उनमें तरबूज होता है, कस्तूरी, ककड़ी होता है, सब्जियां होती हैं और चारा आदि फसलें यहाँ पर बोई जाती हैं। तो ये जो था हमारा टॉपिक सेकंड जो हमने अभी डिस्कस किया वो था MSES 1407 सोयाबीन के बीज का एक किस्म। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है यहाँ पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड। अब ये क्या है, तो देखिए ये जो फंड है ये चर्चा में आ गई कोविड-19 की वजह से, जो कि दूसरी लहर हमने देखा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस क्रिएट कर दिया, बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर क्रिएट कर दिया इसने। तो ये जो कोष है इसके माध्यम से राज्यों को एक प्रकार से फंड प्रोवाइड कराया जाता है। इससे कोविड से पहले भी प्रोवाइड कराया जाता था, जिससे राज्य के अंदर जो समय समय पर जो भी डिज़ास्टर्स आते हैं उनका निपटान किया जा सके। तो इस फंड के द्वारा पहली किस्त है जो कि जारी कर दी गई है। तो ये जो किस्त है ये प्रायः वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जून के पहले महीने, मतलब जून का जो पहला हफ्ता होता है, जून का पहला हफ्ता कह लें या फिर जून मंथ कह लें, उसमें ये जारी किया जाता है। लेकिन ये जून में ना करते हुए इसको मई में ही जारी कर दिया गया, एक महीना पहले, क्योंकि हमने देखा मार्च में जिस तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया था, फिर अप्रैल पूरा लॉकडाउन था। तो देखिए अब SDRF क्या होता है, ठीक है। तो SDRF स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड जो होता है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48 क्लॉज 1 क्लॉज A के तहत किया जाता है। इसका गठन 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। यह राज्य सरकार के पास उपलब्ध प्राथमिक निधि है जिसका उपयोग प्रायः अधिसूचित आपदाओं हेतु तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रतिवर्ष भारत में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG कहते हैं, के द्वारा इसका ऑडिट किया जाता है कि जब राज्य को पैसा दिया जाता है फंड के रूप में तो राज्य किस प्रकार से इसका उपयोग करती हैं, कहाँ खर्चा करती हैं, सभी का ऑडिट कैग के द्वारा किया जाता है। और कैग जो है एक संवैधानिक संस्था है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत इसका निर्माण और गठन किया जाता है।
अगर हम योगदान की बात करें एसडीआरएफ की, तो केंद्र सरकार एसडीआरएफ आवंटन में सामान्य श्रेणी के राज्यों हेतु 75% तथा विशेष श्रेणी के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो उनके लिए 90% योगदान देती है। मतलब जो सामान्य श्रेणी के राज्य हैं उनमें यदि 100 रुपये का आवंटन किया जाना है तो 75 रुपये यहाँ पर केंद्र सरकार देगी और 25 रुपये यहाँ पर राज्य सरकार वहन करेगी। और अगर विशेष राज्य हैं तो उनके या केंद्र शासित प्रदेश हैं तो 100 में से 90 रुपये जो है वो केंद्र सरकार देगी और 10 रुपये जो है वो उस राज्य को मिलाना पड़ेगा। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान 2 समान किस्तों में जारी किया जाता है। मतलब जो सभी पैसे होते हैं इनको 2 किस्तों में दिया जाता है, एक तो जून में दिया जाएगा और दूसरा उसके 6 महीने के बाद दिया जाएगा। एसडीआरएफ के अंतर्गत शामिल आपदाओं की अगर हम बात करें तो चक्रवात है, सूखा है, भूकंप है, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट का हमला, ठंड और शीत लहरें आदि शामिल हैं इसमें। अभी आपने देखा इसमें कि कोविड का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, तो कोविड का ना जिक्र होने की वजह से ही तो इसको इतना जल्दी देना पड़ा, क्योंकि इससे पहले हमें थोड़ी पता था कि कोविड आ जाएगा, ये इस प्रकार की कोई महामारी भी हमारे सामने आएगी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ इसको जून में करना था इसको यहाँ पर मई में जारी कर दिया गया। अब अगर हम बात करें स्थानीय आपदाएं की, तो राज्य सरकार ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने हेतु एसडीआरएफ के तहत उपलब्ध धन का 10% तक उपयोग कर सकती है, जिसे वे राज्य में स्थानीय संदर्भ में आपदा मानते हैं, जिसे गृह मंत्रालय की आपदाओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी जो कार्य प्रणाली है वो की जाती है और इसी के तहत सारे के सारे फंड जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं और कोशिश किया जाता है कि किस प्रकार से इन सारे आपदाओं को नियंत्रित किया जा सके। अब दोस्तों यहाँ पर हमने जो भी 3 टॉपिक्स पढ़े हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे जो कि मैं आप लोगों से पूछूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पहले की तरफ फिर से इन सभी के जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, पाइथन 5 किस देश द्वारा निर्मित मिसाइल सिस्टम है तथा इसे बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, पाइथन 5 की गति कितनी मैक है? तीसरा प्रश्न है, MACS 1407 किस्म के सोयाबीन की फसल को फ्लावरिंग होने में औसतन कितने दिनों का समय लगता है? एसडीआरएफ का गठन कौन से वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का गठन किया गया है? ये 5 प्रश्न हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अगर ध्यानपूर्वक तरीके से पूरे लेक्चर को सुना होगा तो उन सभी के जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके जवाब दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितने केयरफुल तरीके से इस पूरे लेसन को सुना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर विजडम हब स्टडी, उसके स्टोरीज़ में डेली में करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालता हूं जो कि बहुत डिफ़र होते हैं। उनको जा करके आप अटेंड करिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और भी अच्छे तरीके से चल सके, चेक एंड बैलेंस के तरीके से। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।